आज हम बात करेंगे दो ऐसे ब्लूप्रिंट्स की जिन्होंने भारत को आकार दिया है। ये कोई आम ब्लूप्रिंट्स नहीं है। एक ब्लूप्रिंट हजारों साल पुराना है जो ईंटों और मिट्टी से बना था, और दूसरा आधुनिक है जो स्याही और कानून से लिखा गया है। सोचिए जरा, एक देश, एक सभ्यता 5000 साल तक कैसे जिंदा रह सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? क्योंकि वक्त ही किसी भी सभ्यता का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और भारत की कहानी इसी सवाल का जवाब देने की एक जबरदस्त कोशिश है, वो भी दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो यहां हमारे सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता की अनलिखी योजना, एक ऐसा सिस्टम जो उनके शहरों के डिजाइन में, उनके रहन सहन में झलकता है। और दूसरी तरफ है आधुनिक भारत का संविधान, एक साफ लिखा हुआ कानूनी दस्तावेज। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि इन दोनों ब्लूप्रिंट्स ने जगह को कैसे व्यवस्थित किया, भौतिक जगह भी और राजनीतिक जगह भी। मतलब एक शहर या एक देश को आखिर बसाया कैसे गया। अब हम चलते हैं पहले ब्लूप्रिंट की तरफ। जरा सोचिए, सिंधु घाटी दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी और उनकी योजना कमाल की थी। ऐसा नहीं था कि उनके शहर बस कहीं भी कैसे भी बस गए, नहीं, उन्हें बहुत सोच समझकर एकदम ध्यान से डिजाइन किया गया था। उनकी व्यवस्था का स्तर देखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सड़कें एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न में बनी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल आज के आधुनिक सुनियोजित शहरों की तरह। और ये देखिए, हर घर एक उचित जल निकासी और सीवर प्रणाली से जुड़ा हुआ था। हर घर का गंदा पानी शहर की मुख्य सीवर लाइन में जाता था। सोचकर देखिए, हम 5000 साल पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई की बात कर रहे हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई पुराने ब्लूप्रिंट की बात। अब एक लंबी छलांग मारते हैं हजारों साल आगे और आते हैं अपने आधुनिक ब्लूप्रिंट पर, भारत का संविधान, और देखते हैं कि इसने देश को कैसे व्यवस्थित किया। यहां ईंटों की बात नहीं होगी, यहां बात होगी कानून की ताकत की। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा आसान है कि भारत एक पूरी तरह से अटूट इकाई है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो इसके अंदर के राज्य हैं, उनकी सीमाओं को संसद यानी केंद्र सरकार बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों के नाम बदल सकती है। इसीलिए कहते हैं विनाशकारी इकाइयों का अविनाशी संघ। ये एकता और लचीलेपन का एक कमाल का संतुलन है ना? चलिए, जगह तो व्यवस्थित हो गई, शहर बन गए, देश की सीमाएं तय हो गईं। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल, इस समाज का हिस्सा कौन है? इस देश का नागरिक कौन है? कौन इसका हिस्सा है? पहचान का, नागरिकता का ये सवाल किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी सवाल होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इन दो ब्लूप्रिंट्स ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। सिंधु घाटी के लोगों की पहचान क्या थी? खैर, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे पास उनका कोई लिखा हुआ कानून या नागरिकता संहिता नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि हम उनकी लिपि, उनकी लिखावट आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उनकी पहचान एक साझा संस्कृति, एक जैसे रहन सहन और एक समुदाय में होने के एहसास से आती थी, एक अनलिखा, अनबोला सा बंधन। अब इसके बिल्कुल विपरीत संविधान ने नागरिकता को एकदम साफ तरीके से परिभाषित किया है। यहां कोई एहसास या भावना की बात नहीं है, यहां हैं ठोस कानून, पक्के नियम। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक साफ साफ बताया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होगा और भविष्य में इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा। तो देखिए, एक अनुमान पर आधारित पहचान से एक कानूनी तौर पर परिभाषित पहचान तक का सफर, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, हमने जगह की बात की, लोगों की पहचान की बात की। अब आते हैं इन दोनों ब्लूप्रिंट्स के दिल में, उनके मुख्य विचार पर। आखिर उनका दृष्टिकोण क्या था? वो कैसा समाज बनाना चाहते थे? और पता है, यहीं पर हमें सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प फर्क दिखाई देता है। देखिए, सिंधु घाटी में हमें क्या मिलता है? हमें राजाओं के बड़े बड़े महल या उनकी शानदार कब्रें, ऐसी चीजें नहीं मिलती। इसके बदले हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है महान स्नानागार, बड़े बड़े अन्न भंडार, सार्वजनिक जल निकासी प्रणालियां। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि उनका ध्यान किसी एक इंसान की शानो शौकत पर नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय की भलाई पर था। सामूहिक कल्याण, समुदाय का कल्याण एक प्राथमिकता थी। और फिर हजारों साल बाद आता है ये, एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार,
संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को जीने का और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है। यहाँ ध्यान समुदाय से हटकर सीधा व्यक्ति पर आ गया। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क था। तो यहाँ हम न्याय के दो अलग अलग दृष्टिकोण देख रहे हैं। सिंधु घाटी में न्याय क्या था, वो शहर के डिजाइन में ही शामिल था। एक साफ सुथरा, सुरक्षित, सुव्यवस्थित जीवन, शायद यही उनके लिए न्याय था। वो अंतर्निहित था। लेकिन संविधान में न्याय स्पष्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है, हर नागरिक को मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। इसके लिए अदालत जाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये बहुत दिलचस्प है। संविधान ने उस पुराने सामूहिक कल्याण वाले विचार को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, उसे भी शामिल किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जरिए। ये सिद्धांत सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि आगे चलकर समाज की भलाई के लिए काम करना है। सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों को हासिल करना है। तो एक तरह से देखिए, ये प्राचीन और आधुनिक सोच का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो इन सब को जब हम जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ दो अलग अलग योजनाओं की कहानी नहीं है। ये एक 5000 साल लंबी बातचीत है, एक संवाद जो आज तक चल रहा है। इस समय रेखा को देखिए, तकरीबन 4500 साल का अंतर। एक तरफ 2500 ईसा पूर्व में ईंट और व्यवस्था का एक अनलिखा सामाजिक अनुबंध, और दूसरी तरफ 1950 में स्याही और कानून से लिखा एक कानूनी अनुबंध। कितना बड़ा फासला है, लेकिन दोनों का मकसद, दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक स्थिर और समृद्ध समाज बनाना। और आखिर में बात यही है, आज का जो आधुनिक भारत है वो इन्हीं दोनों की बातचीत से बना है। हमारे अंदर आज भी वो पुरानी सामूहिक कल्याण की भावना कहीं न कहीं है, और साथ ही हमारे पास व्यक्तिगत अधिकारों की आधुनिक कानूनी गारंटी भी है। ये एक बड़ा ही जटिल लेकिन उतना ही खूबसूरत संतुलन है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, जैसे जैसे भारत भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, ये जो संवाद है सामूहिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच, ये आगे कैसे बढ़ेगा? इस 5000 साल पुरानी कहानी का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।